नमस्कार दोस्तों, इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये पावर जनरेशन का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम समझने जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है अपरंपरागत विधियां। इसमें ईंधन के रूप में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा सोर्स जो खत्म ही नहीं हो। जैसे सोलर एनर्जी की हम बात करें, इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं बिजली को बनाने के लिए। तो कहा यह जा सकता है कि सूरज का रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकता है। उसी तरह से हम बात करें पवन ऊर्जा का, तो पवन ऊर्जा से जो बिजली का उत्पादन करते हैं, इसमें हम हवा का इस्तेमाल करते हैं बिजली को बनाने के लिए। तो ये जो सूरज का रोशनी हुआ, हवा हुआ, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। और ये जो बिजली उत्पादन करे के जो तरीका है, ये नॉन कन्वेंशनल है, मतलब अपरंपरागत है। मतलब पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, अब हम लोग कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और इससे हमारे पृथ्वी और हमारे पर्यावरण का कोई किसी तरह का कोई हानि नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो कन्वेंशनल पावर जनरेशन है, मतलब नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो उसमें पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड एनर्जी, तीसरा है टाइडल एनर्जी, चौथा है जियोथर्मल एनर्जी और पांचवा है बायोगैस एनर्जी। इतने तरीके के हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इतने तरह के तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, पावर का जनरेशन करने का काम करेंगे, पावर का उत्पादन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में। भाई सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी सोलर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, जिसका मुख्य नाम है। भाई सोलर एनर्जी से अगर हम बिजली का उत्पादन करते हैं तो उसका पूरा नाम होता है सोलर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, मतलब सौर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। इसमें होता क्या है, सिंपल सा वर्किंग है कि भाई कि एक सोलर का पैनल लगाते हैं, है ना। इस सोलर पैनल पे सनलाइट आके पड़ता है, और सनलाइट जब पड़ता है यहाँ पे, तो इसके अंदर में फास्फोरस एल्युमिनियम का डोपिंग कराया हुआ सिलिकॉन होता है, और उससे हमें डीसी करंट मिलता है। और इस डीसी करंट को इन्वर्टर के द्वारा कन्वर्ट करते हैं, किसमें? एसी में कन्वर्ट करते हैं, और टीवी बल्ब वगैरह चलाते हैं, या हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम सरकार को देते हैं, पावर ग्रिड को हम भेज देते हैं, या बैटरी को हम चार्ज करने में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन्वर्टर काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो डीसी आने वाला सोर्स है उसको ये एसी में बदलने का काम करता है। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो आइए बिल्कुल बारीकी से और बेसिक लेवल से हम लोग सोलर सिस्टम को समझते हैं। तो सबसे पहले समझना ये होगा हम लोगों को कि सोलर जो ऊर्जा होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट हम उत्पादन करते हैं जिसका नाम है सौर फोटोवोल्टिक सेल, मतलब सोलर फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि भाई हम क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को कलेक्ट करते हैं किसी एक टैंक के अंदर में, और उसके टैंक के अंदर में पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म होकर स्टीम बनता है, और वही स्टीम जाकर इस टरबाइन को चलाने का काम करता है, जिससे हमारा बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन ये सोलर पावर प्लांट जो है, मतलब प्रैक्टिकली बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इस सौर ऊर्जा से पानी को गर्म करके सुपर हीट स्टीम बनाकर बिजली का उत्पादन करना घाटे का सौदा होता है, इसीलिए इस वाला काम को बंद कर दिया गया। लेकिन ये भी एक तरीका है फिलहाल के तौर पे, ये वाला सबसे कारगर तरीका है जिसमें हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से डायरेक्ट हम लोग बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसी वाला तरीका को हम आगे करते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, एक और होता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे पहाड़ी इलाकों में कि छत पे इस तरह से पैनल बने होते हैं। ठीक है, और इस पैनल से हम लोग पानी गर्म करके, है ना, इस पानी का जो गर्म पानी होता है उसका इस्तेमाल ये लोग नहाने में करते हैं, है ना, किचन में करते हैं, बहुत जगह ये लोग अपना इस्तेमाल करके पानी का यूज करते हैं, गर्म पानी का। तो गर्म पानी को, ठंडे पानी को गर्म पानी में बदलने के लिए भी हम इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, तो ये भी दो तीन तरीका है। पहला तरीका है कि भाई हम डायरेक्ट पानी को ही भेज देते हैं, ऐसे पानी सर्कुलेट करा देते हैं, और पानी ठंडा पानी जाता है, और गर्म पानी इधर से हमें नल के द्वारा, सेवर के द्वारा, और ये बॉयलर के थ्रू हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का भी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल के तौर पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने आता है सोलर सेल, है ना। सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सोलर सेल कहा जाता है कि भाई ये तीन टाइप का होता है। सोलर सेल कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें जो पहला प्रकार है उसका नाम है मोनोक्रिस्टल सेल। क्या नाम है? मोनोक्रिस्टल सेल। यह काले रंग का होता है, और ये कम गर्मी और रोशनी में भी काम करता है। ये इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, और कम गर्मी में या कम रोशनी में ये काम कर जाता है। इसीलिए आप देखेंगे
कि ठंड प्रदेशों में जो सोलर सेल होता है तो इस तरह के ब्लैक कलर वाला होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर वाला होता है। और उत्तरी भारत में जो सोलर सेल आता है वो ब्लू कलर का होता है। उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो जो काले रंग का होता है उसको मोनोक्रिस्टलीय सेल बोलते हैं, जो कम गर्मी और कम रोशनी में काम करता है। ठीक है। उसी तरह से हम बात करें पॉलीक्रिस्टलीय सेल, जो नीले रंग का होता है और इसको लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए। जब तक इसमें पर्याप्त रोशनी नहीं मिलेगा ये बिजली का उत्पादन नहीं कर पाता है। तो पॉलीक्रिस्टलीय सेल में क्या होता है? ब्लू रंग का होता है, नीले रंग का होता है और इसको बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में रोशनी चाहिए होता है। लेकिन वही अगर मोनोक्रिस्टलीय सेल की हम बात करें तो ये काले रंग का होता है और ये कम गर्मी और कम रोशनी में भी बिजली का उत्पादन कर लेता है। तो ये ठंड प्रदेशों में इसको लगाते हैं और इसको गर्मी वाले इलाकों में लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े। जो तीसरा होता है वो पतली फिल्म का सेल होता है। पतली फिल्म सेल मतलब बहुत पतला सा एक मतलब मटेरियल जैसा एक डिस्क होता है इस तरह का, है ना। एक मतलब फिल्म कहिए, फिल्म मतलब पतला सा पट्टी जैसा होता है। ठीक है ना। पतला सा एक पट्टी जैसा होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? बिजली के उत्पादन के लिए करते हैं। और इसका इस्तेमाल छोटे पावर वाले डिवाइसों में करते हैं। जैसे कैलकुलेटर आप देखे होंगे, कैलकुलेटर में ये लगा रहता है। कैलकुलेटर में कभी बैटरी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वहां पे दो सेल लगा रहता है, इस तरह का सोलर सेल ऊपर डिस्प्ले के बगल में ही लगा रहता है। उससे कहता है इसकी बैटरी चार्ज होती रहती है, कैलकुलेटर का कैलकुलेटर चलते रहता है। तो छोटे कम वोल्ट वाले जो डिवाइस होता है ना उसमें इसको लगाया जाता है। ठीक है ना। यह बहुत पतली पट्टी जैसा दिखाई देता है। ठीक है। आगे बढ़े तो अब हम पढ़ते हैं सोलर सेल चार अलग अलग श्रेणी में व्यवस्थित होता है। कारण सोलर सेल को हम लोग चार अलग अलग श्रेणी में व्यवस्थित करते हैं। पहला जो श्रेणी होता है वो फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ठीक है ना। एक सिंगल जो सेल होता है इसको फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं और इसमें 0.5 वोल्ट होता है या 1/2 वोल्ट होता है। 1/2 भी 0.5 वोल्ट मतलब आधा वोल्ट का होता है। एक फोटोवोल्टाइक सेल आधा वोल्ट का होता है। दूसरा मॉड्यूल होता है। इसके बाद हम मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल, जिसकी पीवी सेल बोलते हैं, 72 होता है। एक फोटोवोल्टाइक जो मॉड्यूल होता है इस मॉड्यूल में टोटल 72 पीवी सेल होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं। तो 72 फोटोवोल्टाइक सेल है तो वोल्टेज की हम बात करें तो 36 वोल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एक फोटोवोल्टाइक सेल में आधा वोल्ट होता है। तो 72 को हमारा फोटोवोल्टाइक सेल है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 36 वोल्ट आएगा। तो कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल में हमें 36 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है। अब आगे बढ़े तो बहुत सारे मॉड्यूल को मिलाकर हमें एरे का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं? एरे का निर्माण करते हैं। तो देखिए एक सोलर मॉड्यूल हुआ, सबसे पहले सोलर सेल हुआ जो 0.5 वोल्ट का होता है। इसके बाद सोलर मॉड्यूल आया, है ना। ये कितना होता है? 36 वोल्ट का होता है। और इसके बाद सोलर एरे होता है। सोलर एरे क्या होता है? कई सारे मॉड्यूल को मिलाकर ये सोलर एरे बनाया जाता है। एक मॉड्यूल यह 36 वोल्ट का है तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो इंटू 12 से गुना कर लीजिएगा तो टोटल आपको मालूम चल जाएगा कितना वोल्टेज का है ये, है ना। क्योंकि एक मॉड्यूल 36 वोल्टेज का है तो टोटल जितना उससे गुना कर दीजिएगा तो 36 इंटू उतना करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरे एरे कितने वोल्ट का है। ठीक है। इसके अलावा आता है सोलर पार्क। बहुत सारे एरे को एक साथ कई एकड़ में लगाया जाता है, इसको सोलर पार्क बोलते हैं। और इस सोलर पार्क के माध्यम से हमें पावर प्लांट के जैसा ही बिजली उत्पादन किया जाता है और आपके घरों तक बिजली को पहुंचाई जाती है। और आजकल ये बहुत बड़े स्तर पर सरकार की तरफ से प्रमोट भी किया जा रहा है कि सोलर भाई पावर पार्क लगाया जाए। यहां तक कि किसानों को भी कहा जा रहा है कि अपने छत के ऊपर अपने खेतों में आप इस सोलर पार्क को लगा सकते हैं और सरकार आपकी बिजली को खुद वो खरीद लेती है। ठीक है। तो इस तरह के ये 4 मॉड्यूल बताए गए हैं। ठीक है। अब आते हैं कार्य और निर्माण। ये जो सोलर पैनल होता है ये कैसे बनता है और कैसे काम करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि सोलर सेल, है ना, सोलर सेल एक्चुअली जब बनाया गया था इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। अमेरिका के एक लैब में कुछ वैज्ञानिक कुछ टेस्टिंग कर रहे थे सेमीकंडक्टर पे। अचानक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, गर्मी पाकर इलेक्ट्रॉन निकलकर खुद के बाहर निकल गया। और उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट्स के तहत वो लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी देखते रहते हैं। तो उनको पता चला कि भाई गर्मी पाकर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो हम करंट बोलते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ डेवलप कर दें जिससे इलेक्ट्रॉन का लगातार फ्लो हो। अगर गर्मी प्राप्त हो, गर्मी में सूरज की रोशनी में रख दिया जाए सेमीकंडक्टर को तो लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगे तो फिर हमको तो पावर प्लांट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट सूरज की रोशनी से हम लोग क्या करेंगे? बिजली का उत्पादन कर लेंगे। ठीक है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए इन्होंने एक आइडिया सूझा कि चलिए सिलिकॉन को हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर का एज ए इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली जो लैब में जिस पदार्थ का ये लोग टेस्टिंग कर रहे थे वो सिलिकॉन ही था और सिलिकॉन के ही
इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर भाग गया था। और इसी को ये लोग चाहे कि चलिए इसको परमानेंटली कुछ करते हैं, लेकिन सिलिकॉन के साथ दिक्कत क्या था कि ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं होगा कोई भरोसा नहीं होता है। तो लगातार इलेक्ट्रॉन को फ्लो बनाने के लिए इन्होंने सिलिकॉन को डोपिंग करा दिया। ठीक है, तो सिलिकॉन को डोपिंग किससे कराया? तो अल्युमिनियम से कराया और फास्फोरस से कराया। अल्युमिनियम और फास्फोरस से कराया, तो एक के पास पॉजिटिव हुआ, एक के पास ये नेगेटिव हुआ, है ना। तो आइए सब चीज के बारे में समझते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोलर सेल बनाने के लिए 3 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। वो 3 पदार्थ कौन कौन सा है? तो सिलिकॉन है, अल्युमिनियम है और फास्फोरस है। सिलिकॉन के परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। अब सिलिकॉन बनता है कैसे? तो रेत, सिलिकॉन ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर 2000 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं सिलिकॉन प्राप्त होता है। क्या बोला? कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, जो रेत होता है, बालू जो होता है, उसको 2000 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन के साथ अगर मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु की संख्या कितना है? 14 है। तो अगर हम बात करें कि सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टक पूरा करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये बाहरी कक्षा में मूव कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि ये स्थिर नहीं है ना। अब इसके साथ हम सिलिकॉन के साथ अल्युमिनियम और फास्फोरस का डोपिंग करा देते हैं। ठीक है, तो पहले ये सेल के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में बेसिक रेसिटी में समझा चुका हूं कि भाई सेल क्या होता है, के सेल है, एल सेल है, इस तरह से हमारा एम सेल और एन सेल भी होता है। तो पहला कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है। ठीक है, एल से दूसरा कक्षा में 8 होता है, तीसरा कक्षा एम में 18 होता है और चौथा कक्षा एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको बोलते हैं। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, 2 के पावर एन स्क्वायर पर, सॉरी 2 इंटू एन के पावर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, 2 इंटू एन के पावर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमको पता करना है कि भाई एम कक्षा, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू एन, एन क्या है? नंबर ऑफ सेल है। तो नंबर ऑफ सेल कक्षा कितना है? तीसरा है, तीसरा का स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू 9, तीसरी का क्या होगा? 9 हो गया, 9 दूनी 18। मतलब तीसरे कक्षा में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 18 होंगे। उसी तरह से हम दूसरे कक्षा की बात करें तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू कक्षा नंबर कितना है? 2 है। एन क्या है? सेल का संख्या है, कौन सा सेल है। तो एन की जगह पे हम 2 रखें क्योंकि सेल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी क्या होगा? 4, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, अब यहां पर समझिए कि सिलिकॉन की हम बात करें, सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या है उस 14 है। तो 14 है तो पहला कक्षा में 2 चला गया, दूसरा में 8 चला गया, तो 8 और 2 कितना हुआ? 10 हो गया टोटल। और 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचा। तो इसके बाहरी जो कक्षा है कक्षा नंबर 3, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और जब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टक को पूरा करने के लिए। ऑक्टक मतलब इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो ऑक्टक पूरा करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमने देखा कि इसके पास एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चलो इसको डोपिंग करा देते हैं। किसके साथ में? अल्युमिनियम और फास्फोरस के साथ डोपिंग कराते हैं। अब समझिए इस बात को, खेला कहां हो रहा है? तो खेला यहां पे हो रहा है। हो क्या रहा है कि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है। ठीक है, अब 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 8 तो 10 और यहां पर हो गया 5। अंतिम कक्षा में कितना हुआ? 5। अब जब अल्युमिनियम का फास्फोरस का अगर हम सिलिकॉन के साथ डोपिंग कराएंगे तो होगा क्या कि फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। और सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 5 4 कितना हुआ? 9 हो गया। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि ये ऑक्टक पूरा करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता है वो क्या होता है? हमारा निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो फास्फोरस क्या होगा? एक निगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या एक ज्यादा हो गया है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें अल्युमिनियम का, तो अल्युमिनियम के जो बाहरी कक्षा, वहां इसके बाहरी कक्षा में कितना है? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखेंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना बचा? 8 और 10 3 13, 3 हो गया। अब अल्युमिनियम को अगर हम सिलिकॉन के साथ में डोपिंग कराते हैं तो क्या होगा? सिलिकॉन के एल्युमिनियम के पास बाहरी कक्षा में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास कितना है? 4 है। 4 3 क्या हुआ? 7 हुआ।
अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, क्योंकि ये भी ऑक्टक पूरा नहीं कर पाया। ऑक्टक मतलब 8 पूरा हो जाता तो इसका स्टेबल हो जाता। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से फास्फोरस जो हुआ हमारा निगेटिव चार्ज हुआ, और हमारा अल्युमिनियम हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो यही तो चाहिए। अब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब हमको मिल गया, अब क्या होगा, जब इस पे रोशनी पड़ेगा, किस पे, हमारे इस जो डोपिंग कराया हुआ दोनों मटेरियल है ना, तो पॉजिटिव के पास क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब इसके पास ये क्या बोलते हैं, जब सनलाइट पड़ेगा फास्फोरस पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और कहां चले जाएंगे, एल्यूमिनियम के पास चले जाएंगे, क्योंकि इसको एक चाहिए होगा ऑक्टक पूरा करने के लिए, और इसके पास एक्स्ट्रा एक देने के लिए। और ये प्रक्रिया लगातार चलती है, इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो करते हैं और बिजली का उत्पादन होने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे सोलर सेल का निर्माण कर दिया गया। तो अगर हम कहें कि पॉजिटिव रीजन, पी रीजन में हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। एन रीजन, निगेटिव रीजन में कौन होगा, फास्फोरस होगा, इसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तो कहां जाएंगे, एल्यूमिनियम के पास जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सोलर सेल में एक पीएन जंक्शन बनाते हैं, है ना। और पीएन जंक्शन कैसे बनता है, डिप्लेशन जोन क्या आता है, इस सब हम लोग डायोड में पढ़ चुके हैं ना। तो उसमें आप देखेंगे होंगे, तो आपको डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है। बस यहाँ ये याद रखिए कि इस साइड हमारा पी रीजन है, होल का संख्या ज्यादा है, इस तरफ एन रीजन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और इधर फास्फोरस है, इधर एल्यूमिनियम है, बीच में क्या है, डिप्लेशन जोन है, ठीक है। और इसी बीच वाले रीजन को, जिसमें एक दूसरे को जो ओवरलैप किया है, डिप्लेशन जोन है, उसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला जो है एन टाइप है, एन मतलब निगेटिव टाइप, और नीचे वाला पी टाइप है। तो निगेटिव टाइप में कौन है भाई, तो निगेटिव टाइप में ऊपर हमारा फास्फोरस होगा, और पी टाइप में नीचे कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा। तो सोलर सेल में ऊपर वाला जो परत होता है वो फास्फोरस का होता है, नीचे वाला एल्यूमिनियम का होता है। फास्फोरस का ऊपर क्या होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और नीचे क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी होने की वजह से होगा क्या कि जब इस पे रोशनी पड़ेगा तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और एल्यूमिनियम की तरफ चला जाएगा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती है। इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो से करंट हमारा पैदा हो जाता है। और हम क्या करते हैं, बीच में एक पीएन जंक्शन बनाते हैं, और वहां से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बाहर निकाल लेते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से कुल ये सेल का संरचना होता है, ठीक है। अब हम बढ़े तो सोलर सेल के स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो देखिए सबसे ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, उसके नीचे टेम्पर ग्लास होता है, ठीक है ना। टेम्पर ग्लास के नीचे इनकैप्सुलेंट होता है। इनकैप्सुलेंट क्या होता है भाई, कि ये रोशनी को तो जाने देगा, रोशनी को तो जान देगा, लेकिन बाहर नहीं निकलने देगा। मतलब गर्मी अंदर जा सकती है, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल सकती है। और बीच में सोलर सेल होता है, और इसके नीचे इस कपूलेंट एक और लगाते हैं, जिसको ईवीए बोलते हैं। ये दोनों ऊपर नीचे सोलर सेल के ऊपर और नीचे लगे रहते हैं, कि उष्मा ऊपर से भी बाहर नहीं निकलेगा और नीचे से भी बाहर नहीं निकलेगा, एकदम पूरा ब्लॉकेज कर देता है, जिसके इसके अंदर लगातार गर्मी बनी रहती है, ठीक है। फिर उसके नीचे एक बैक सीट होता है। क्या होता है, बैक सीट होता है व्हाइट कलर का, और उसके नीचे ये जंक्शन बॉक्स होता है, जहां से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोलर सेल को बनाया गया था, ठीक है। तो सोलर सेल यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में क्या होता है भाई, कि हम एक बहुत बड़े से पिलर जैसा होता है खंबा, इस पे हम एक सोलर टरबाइन लगाते हैं, सॉरी पवन टरबाइन लगाते हैं, है ना, विंड टरबाइन जिसको बोलते हैं। विंड टरबाइन मतलब पवन टरबाइन लगाते हैं। इसके विंग्स होते हैं, वैसे 2 ही विंग्स होते हैं, कहीं कहीं 4 भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके पीछे मैकेनिज्म में क्या है कि यहाँ पे गियर लगा रहता है। कौन सा गियर होता है, एस्पर गियर होता है। कौन सा गियर होता है, एस्पर गियर लगा रहता है। और इस जो गियर का एक शाफ्ट है, ये जो विंड टरबाइन है, इसके टरबाइन के स्पिंडल से जुड़ा रहता है। गियर का जो शाफ्ट है टरबाइन के ब्लेड से साथ जुड़ा रहता है, और ये गियर अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट रहता है यहाँ पे। जब ये विंग्स है जो घूमना शुरू करता है, जब तो घूमता है तो क्या होता है, इसका शाफ्ट भी घूमेगा और शाफ्ट में गियर भी घूमेगा। ये गियर इस अल्टरनेटर के छोटे वाले गियर से कनेक्ट होता है, जिससे अल्टरनेटर घूमता है और हमारा बिजली का उत्पादन हो जाता है। अब समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो ऊपर वाला गियर है, कौन सा गियर की हम बात कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला गियर होता है ये थोड़ा बड़ा होता है ना। और जो अल्टरनेटर वाला गियर होता है वो छोटा होता है। कारण क्या है कि जब इसका एक चक्कर होगा, मान लो इसका 2 चक्कर होगा, तो हो सकता है इसका 4 चक्कर हो जाए,
आप देखते हैं ना, बड़ा चक्का एक चक्कर लेता है तो छोटा चक्का 4 चक्कर लेता है। तो मतलब दोगुना तिगुना स्पीड से नीचे वाला छोटा वाला अल्टरनेटर को घुमाने का काम करता है। ठीक है, इस तरह का ही मैकेनिज्म यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। एक और सवाल पूछता है कि पवन ऊर्जा का नुकसान क्या है। तो नुकसान बस इतना ही सा है कि हवा जब यहाँ से इससे टकराता है तो बहुत तेज गति से चलता है, तो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा घड़घड़ की आवाज आती है। ठीक है, तो कह रहा है कि हवा का उपयोग विद्युत ऊर्जा को उत्पादन में हम लोग करते हैं। पवन टरबाइन हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पवन टरबाइन जो होता है, पवन जो टरबाइन होता है, ये क्या करता है? हवा के गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा शाफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है किसके पास? अल्टरनेटर के पास। अल्टरनेटर क्या करता है कि इस जो पवन ऊर्जा, जो पवन टरबाइन है, इसके गतिज ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, टरबाइन के साथ अल्टरनेटर लगा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि टरबाइन के साथ अल्टरनेटर लगा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हवा का प्रकार दिया गया है, तो कह रहा है कि हवा का प्रकार यह है कि भाई 3 तरह का हवा होता है। पहला उपयोगिता योग्य हवा, यूटिलिटी स्केल विंड, मतलब इसका ये वो हवा है जिसका हम उपयोग करते हैं, मतलब छोटे मोटे मतलब कामों में, मतलब बहुत ज्यादा उपयोग तो नहीं कर, लेकिन छोटा मोटा उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अपतटीय हवा, अप श्योर विंड बोलते हैं। समुद्र के जो किनारे वाला जगह होता है ना, उसको अपतटीय हवा बोलते हैं। वो हवा बहुत फ्रेश होता है, तेज चलता है, और वहां पे विंड टरबाइन लगाना ज्यादा उचित होता है। ठीक है, तीसरा होता है वितरित या छोटी हवा। वितरित हवा मतलब कभी पश्चिम, कभी पूर्वा, कभी इधर उधर चल रहा है, हवा कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बहुत छोटी हवा होती है, बहुत तेज नहीं आपको हवा महसूस नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं वितरित हवा या छोटी हवा बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के थ्रू हम क्या करते हैं? बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? समुद्र का जो ज्वार उत्पन्न होता है ना, समुद्र का जो वेव होता है, इस तरह से पानी ऊपर नीचे उठती गिरती है। ठीक है ना, इसकी वजह से बहुत बड़ा एक प्रेशर अप और डाउन करता है। ठीक है, तो कह रहा है समुद्र में उत्पन्न ज्वारीय तरंगों से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब समुद्र से समुद्रीय जल के गिरते और उठते हुए पानी के गतिज ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो समुद्र का जो लहर इस तरह से ऊपर नीचे करता है, तो पूरे समुद्र में एक प्रेशर अप और डाउन होता है। तो हम क्या करते हैं? समुद्र के जो नीचे वाला तलहटी है, सबसे नीचे वाला, मतलब समुद्र के ऊपर नहीं, सबसे नीचे वाला तलहटी में ये छोटे छोटे टरबाइन लगा देते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे टरबाइन लगाते हैं, और इस टरबाइन से क्या होता है कि समुद्र का पानी इस तरह से टकराता है तो ये घूमता है, तो घूमेगा तो थोड़ा सा बिजली का उत्पादन होगा। तो हजारों की संख्या में इस तरह का हम टरबाइन नीचे लगा देते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि कमर्शियल बेस पे इसका उत्पादन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। मतलब अभी हम इस ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में नहीं कर पाते, बस टेस्टिंग फेज है कि ऐसा करके बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम लोग बैराज बनाकर, है ना, हम लोग बैराज बनाकर क्या करते हैं? समुद्र से हम लोग क्या करते हैं? इसके ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए, जिसको हम लोग टाइडल प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल प्लांट्स बोलते हैं। ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है बैराज टाइडल प्लांट, दूसरा टाइडल टरबाइंस, और टाइडल फिन्स। ठीक है, समझिए 3 तरह के टाइडल प्लांट्स होते हैं। तो ये जो टाइडल बैराज टाइडल प्लांट होता है, ये होता है नदी का जो मुहाना जो समुद्र में जाके मिलता हो, नदी का वैसा मुहाना जो समुद्र में जाके मिलता हो, वहां पे हम क्या करते हैं? इस तरह के छोटे छोटे टरबाइन लगा देते हैं। छोटे छोटे ये टरबाइन लगाते हैं, और इसके थ्रू पानी को बाहर निकालते हैं। जब इसके थ्रू पानी बाहर निकलता है, तो इस पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जो इसको घुमाने का काम करता है। क्या करता है? घुमाने का काम करता है। प्रेशर मतलब फोर्स लगता है इस पे। मान लीजिए यहाँ पे लगा दिए लाइन से, तो जैसे पानी जब आएगा तो इसके विंग से टकराएगा तो इसको घुमाएगा। या पानी को स्टोरेज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, पानी का स्टोरेज नहीं करते हैं। नदी की आखिरी छोर जो समुद्र में मिल रही है, वहां पर हम लगा देते हैं, इससे बिजली का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, दूसरा काम हम ये करते हैं कि भाई टाइडल फिन्स के थ्रू, है ना, टाइडल फिन्स कुछ इसी तरह का ही सिस्टम होता है। ठीक है ना, टाइडल फिन्स कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। इसको टाइडल बैराज भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना, तो टाइडल प्लांट्स इसी को बोलेंगे जिसमें हम लोग बैराज बनाते हैं, टरबाइंस लगाते हैं, और फिन्स इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ेंगे तो जियोथर्मल एनर्जी की हम बात करें। कौन सा एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? तो भाई धरती के अंदर अगर नीचे बहुत गहराई तक जाइएगा, क्रिस्ट तक जाइएगा, तो अंदर में जो धरती मेटल्स हैं वो
प्लाज्मा के अवस्था में होते हैं, पिघले हुए अवस्था में रहते हैं। उस गर्मी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, और उस स्टीम से हम टरबाइन को घुमाकर बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जहां पहाड़ी इलाके हैं, जहां पहाड़ी इलाका है, जैसे लेह लद्दाख है इंडिया में, और जो भी जहां भी पहाड़ आप देखे होंगे, वो पहाड़ कैसे बना हुआ है, कहीं ना कहीं धरती के नीचे से ज्वार भाटा निकला है बाहर, भूकंप आया होगा, है ना, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा, उसी से पहाड़ का निर्माण हुआ होगा। तो पहाड़ को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं धरती के नीचे वो गर्मी मौजूद है, जिससे हमारा क्या हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ में एक ड्रिल करके छेद कर देते हैं और पाइप को अंदर डाल देते हैं। ठीक है, पाइप को अंदर इस तरह से हम लोग डाल देते हैं, और इस पाइप के अंदर हम लोग पानी को डालते हैं, तो पानी स्टीम बन के बाहर निकलती है और टरबाइन को घुमाने का काम करती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब भूमि और तापीय मतलब उष्मा। धरती से प्राप्त ऊर्जा को हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। भूतापीय बिजली संयंत्र धरती के अंदर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसको अगर देखना हो तो कुछ इस तरह का सिस्टम आपको दिखता है। क्या दिखता है कि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ है, तो यहाँ ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी होगा, इससे कुछ दूरी पर हम इस तरह का प्लांट बैठा देते हैं। ठीक है, और प्लांट बैठा देते हैं, यहाँ से एक पाइप डालते हैं इसके अंदर ड्रिल करके, और फिर पाइप को वापस ला देते हैं। तो इधर से ठंडा पानी डालते हैं और इधर से हमें गर्म मतलब स्टीम मिलता है, मतलब भेपर मिलता है हमें। ठीक है, और उस भेपर का इस्तेमाल हम लोग टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं। ठीक है, वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें तो देखिए यहाँ पे एक पाइप सिस्टम आप देख रहे होंगे कि एक पाइप है जो इधर से इस तरह से जाते हुए ऐसे नीचे की तरफ गया, और ये आपस में ज्वाइंट है। ठीक है, तो मान लीजिए इधर से हम ठंडा पानी डाले, तो पानी जब इधर से गुजरते हुए इधर से निकला तो सुपर हीटेड स्टीम बनकर बाहर निकलेगा, और यही सुपर हीटेड स्टीम कहाँ गया, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर में जाएगा और सुपर हीटेड स्टीम को और ज्यादा गर्म करके इसमें के जो वाटर पार्टिकल्स है उसको हटा देता है, और फिर कहाँ जाता है, टरबाइन के पास जाता है, और टरबाइन को घुमाने का काम करता है। टरबाइन के साथ जनरेटर से जुड़ा रहता है, मतलब अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है। अल्टरनेटर क्या करता है, बिजली का उत्पादन कर देता है। फिर इस स्टीम को हम बाहर लाते हैं और कंडेंसर में ठंडा करके पुनः हम इस पाइप के अंदर में डाल देते हैं। कूलिंग टावर के थ्रू ही डालते होंगे, ऐसे नहीं डालते हैं। ठीक है, इस तरह का सिस्टम बनाकर हम क्या करते हैं, बिजली के धरती के नीचे जो गर्मी है, जो धरती का जो ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। लो, जो इंडिया वगैरह में अभी संभव नहीं है, नहीं होता है, यूरोप वगैरह में कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है हमारे पास जियोथर्मल हीट पंप। हीट पंप क्या होता है भाई, तो सेम यही काम करता है, लेकिन ये घरों को गर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में जो घर होते हैं ना, यूरोप में क्या होता है कि पूरे साल ठंडा पड़ता है, तो वहां पे हीटर से अगर घर को गर्म करेंगे तो बहुत ज्यादा बिजली का खपत होगा, प्लस में आपके शरीर हीटर में रह रह के खराब हो सकता है, आपके शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होता है हीटर। इंडिया में क्या हीटर का इस्तेमाल 2-4 महीना करना होता है, और पूरा 8 महीना हम बिना हीटर के रहते हैं, तो हमारा बॉडी होता है ना, रिकवर हो जाता है। लेकिन यूरोप में सालों ठंड पड़ता है, वहां क्या उपाय है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, यूरोप में पहाड़ वगैरह भी ज्यादा है, जहां ठंड पड़ रहा है, बहुत पहाड़े होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, धरती के अंदर जो गर्मी है उसमें वही पाइप सिस्टम को अंदर धरती में डाल देते हैं और पानी सर्कुलेट कराते हैं। तो नीचे जब पानी जाता है तो गर्म बनकर, स्टीम बनकर ऊपर आती है, और इस पाइप को ये लोग अपने घरों में पूरा इस ऐसे ऐसे घुमा के रखते हैं, और इससे क्या होता है, पूरा घर गर्म रहता है। ठीक है ना, ये पूरे पाइप में क्या हो रहा है, हमारा स्टीम मतलब सुपर हीटेड स्टीम मूव कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, जो एकदम रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। इसके वजह से इनके दीवार गर्म रहते हैं और अंदर इनको गर्मी फील होता है। नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं होता है। तो इसको हम लोग हीट पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट पंप बोलते हैं, जो इमारतों को गर्मी प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस से 1-2 सवाल पूछा जाता है कि बायोगैस में कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है। तो आइए समझते हैं बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है, एक टंकी नुमा एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल को डालते हैं, जैसे पशुओं का जो मल मूत्र होता है इसमें डालते हैं, मनुष्य जो होते हैं वो भी अपना जो बाथरूम होता है उसका कनेक्शन इसी में कर देते हैं, तो उसके वजह से अंदर एक बहुत बड़ा मीथेन गैस बनता है, और वही मीथेन गैस एक ज्वलनशील गैस होता है, जो आगे जाकर हम इसके ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं अपने कामों के लिए। हो सकता है आप लाइट जलाना हो, मतलब डायरेक्ट मीथेन गैस का इस्तेमाल कर लाइट को जला लेते हैं, हम उससे पानी को गर्म करके बिजली भी बना सकते हैं। तो तमाम चीजों में उपयोग किया जाता है, लेकिन इससे बिजली बनाने का काम नहीं होता है। एक्चुअली इसको हम लोग मतलब आग जलाने में काम करते हैं, मतलब या तो फिल्टर आगे आग पैदा कर लेंगे,
है ना, रोशनी पैदा कर लेंगे, और नहीं तो मीथेन गैस पे हम लोग खाना वाना भी बनाने का काम करते हैं, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये सिस्टम होता है बायोगैस। तो कहा कि यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होता है। क्या बोला कि यह वो गैस है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, उस कंडीशन में जो जैविक सामग्री है उसके विघटन से उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? मीथेन पाया जाता है, जो ज्वलनशील होता है, जिससे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलता है ना। इसको जलाकर हम ताप और ऊर्जा पा सकते हैं। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण होता है। इसमें प्रमुख रूप से मीथेन होता है। कितना होता है? 55 से 75% इसमें क्या होता है? मीथेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 25 से 50% होता है, ठीक है। और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जहरीला गैस होता है, इससे आप बेहोश हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि मीथेन का संख्या, बायोगैस एनर्जी में मीथेन कितना परसेंट होता है, तो बताना होगा 55 से 75%। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% होता है, ठीक है। और कुछ मात्रा में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि पाया जाता है। ये डेटा आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है जो बीएसपीसीएल, जो बिजली विभाग वाले एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा आपसे कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये मतलब आईटीआई सिलेबस में नहीं है, एनसीबीटी के सिलेबस के ऊपर की बात है। ऐसा इस चैप्टर में एनसीबीटी के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीएसपीसीएल में 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और कहीं नहीं पूछा गया। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेट क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ रेट, कई तरह का रेट होता है। जो बिजली बिल आपके यहाँ आता है ना, तो उसके कैलकुलेशन का कई सारे पैमाने हैं। तो पहला पैमाना है फ्लैट रेट डिमांड। क्या है? फ्लैट रेट डिमांड, जिसमें द बिल ऑफ पावर कंजप्शन डिपेंड ओनली ऑन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द लोड। मतलब आपके घर में जो मैक्सिमम डिमांड है ना, मैक्सिमम डिमांड है, उसी पे आपको बिजली बिल जनरेट कर दिया जाता है। भले आप बिजली का आपने कम उपयोग किया है ना, मान लीजिए दिन भर में आपने 100 यूनिट बिजली का उपयोग किया और बाद में आपका घट कर 60 यूनिट हो गया, तो बिजली बिल आपका 100 यूनिट पाएगा। तो उसको हम बोलते हैं Z इजकल टू ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Z इजकल टू ए, और इसको हम बोलते हैं फ्लैट रेट डिमांड, ठीक है। दूसरा होता है हॉपकिंसन डिमांड रेट, टू पार्ट टैरिफ। इसका दो नाम है, हॉपकिंसन डिमांड रेट या टू पार्ट टैरिफ। इसमें क्या होता है? Z इजकल टू होता है हमारा ए प्लस बी वाई, और बी वाई में क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि सेकेंड चार्ज डिपेंड ऑन द एनर्जी कंजप्शन बाय द लोड, है ना। लोड के द्वारा कितना एनर्जी को कंजप्शन किया गया, उसको भी इसमें हम लोग बी वाई के थ्रू हम ऐड कर देते हैं। बस नाम पूछेगा कि हॉपकिंसन डिमांड क्या होता है, फॉर्मूला दिया रहेगा, आप इस फॉर्मूले को टिक आउट कर देंगे। आपसे पूछेगा कि फ्लैट रेट डिमांड क्या होता है, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होगा। तीसरा होता है दोहर्टी रेट। दोहर्टी रेट या थ्री पार्ट टैरिफ। दोहर्टी रेट या थ्री पार्ट टैरिफ में क्या होता है कि ऊपर वाला सब आता है, ए भी आएगा प्लस बी वाई भी आएगा, और इस एक्स्ट्रा में सी एक्स जुड़ जाता है। क्या होता है? सी एक्स जुड़ जाता है। इसको हम दोहर्टी रेट बोलते हैं या थ्री टैरिफ प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमारा जो अलग से जो जुड़ता है वो होता है हमारा फिक्स कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट इत्यादि को जोड़कर, ये तीन तरह से आपसे बिजली टैरिफ लेने का काम करता है। और चौथा होता है स्ट्रेट मीटर रेट। स्ट्रेट मीटर रेट होता है, इसमें क्या होता है? Z इजकल टू बी वाई होता है, ठीक है ना। Z इजकल टू बी वाई होता है। तो यहाँ पे चार चीजें दिया गया, चारों को फॉर्मूला बेस से बस याद रखिएगा, क्योंकि ये अपर लेवल का चीज है। इतने छोटे से चीजों में इसको समझ नहीं सकते हैं हम। बहुत डीपली पढ़ाएंगे तो एक अलग ही मैटर हो जाएगा, 1 घंटा और लेक्चर चला जाएगा, जो जरूरत ही नहीं है, कहीं नहीं पूछता है। बस बीएसपीसीएल में इसके फॉर्मूले का नाम पूछ लिया था, इसी वजह से मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक दो चीजें और पूछता है जो मैं आपकी अभी दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे एक चीज और पूछा है कि भाई लोड फैक्टर क्या होता है। लोड फैक्टर क्या होता है? तो लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड अपन मैक्सिमम डिमांड। मतलब दिन भर का जो लोड आया है ना, वो एवरेज लोड कितना है प्लस बटा मैक्सिमम डिमांड, इस दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोड फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लांट टी आवर्स मतलब टी टाइम चला है, तो अगर उस समय लोड फैक्टर की हम बात करें तो एवरेज लोड इंटू टी से गुना कर देंगे, मैक्सिमम डिमांड इंटू टी से गुना कर देंगे, दोनों में टी से गुना कर देंगे, और जो निकल कर सामने आएगा वही लोड फैक्टर होता है, ठीक है। फिर आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है? तो कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड,
जो मैक्सिमम डिमांड है आपका बटा रेटेड कैपेसिटी, जो प्लांट का रेटेड कैपेसिटी है, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है कि सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, जितने भी लोग उपयोग कर रहे हैं ऊर्जा का, सबका इंडिविजुअल का जो मैक्सिमम डिमांड है बटा मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, और पावर स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड कितना है, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब दो चार गो फॉर्मूला पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके डीप में हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक और यहां पर दिख रहा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये होता है एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, एक्चुअल में हम कितना एनर्जी पैदा कर रहे हैं बटा में मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस, और बटा मैक्सिमम एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। बाकी यहां पर एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं जो बीएसपीसीएल का है, और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि जहां उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग कर ऊर्जा के खपत के अनुसार पर आधारित किया जाता है, जिसे Z इक्वल टू A प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो कह रहा है दोहटी दर, सपाट मांग दर, सीधा मीटर दर या हॉपकिंसन मांग दर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला देख के याद आ रहा होगा कि ये किसका है, हॉपकिंसन डिमांड दर है। Z इक्वल टू A प्लस बी वाई, देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था Z इक्वल टू A प्लस बी वाई है ना, कौन सा है, हॉपकिंसन डिमांड है। यही बीएसपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 2018 वाला में पूछा गया था, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक और यहां पूछा हुआ है कि उपभोक्ता के लिए कौन सा टैरिफ सबसे आदर्श होता है, उपभोक्ता के लिए कौन सा टैरिफ सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे आपका 3 पार्ट जो टैरिफ है, 3 पार्ट टैरिफ है, या जिसको दोहट्टी हम रेट बोलते हैं, ये उपभोक्ता के लिए सही माना जाता है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है किधर गया, दोहट्टी रेट या 3 पार्ट टैरिफ, Z इक्वल टू A प्लस बी वाई प्लस CX, ये उपभोक्ता के लिए सही माना जाता है, ठीक है। तो यही 1-2 प्रश्न है जिसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी इसमें से और कुछ नहीं पूछेगा। और इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। अब अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और इसी तरीके से बेहतरीन लेक्चर लगातार पढ़ते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।